सुप्रभात बच्चों, मैं निशा शुक्ला कक्षा 9 के विद्यार्थियों को आज राहुल संस्कृतायन द्वारा लिखी गई तिब्बत की यात्रा जो लहासा की ओर पाठ से परिचित कराती हूँ। इसका सारांश बताती हूँ। लेखक ने अनेक यात्राएं लिखी हैं और यात्राओं पर ही इन्होंने वर्णन किए हैं। तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है उन्होंने, जो कि उन्होंने लिखा था 1930 में। नेपाल के रास्ते इन्होंने ये यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए इन्होंने इस यात्रा को भिक्षुओं के वेश में किया है। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोर का रास्ता नहीं बना था, नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी चले जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए लेखक ने इसे अपना मुख्य रास्ता बनाया। तिब्बत में जात पात, छुआछूत आदि का भेद नहीं होता था, कोई सवाल ही नहीं उठता था। औरतें पर्दा प्रथा नहीं थी, औरतों में पर्दा नहीं करती थीं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को घर में नहीं घुसने दिया जाता था। नहीं तो कोई भी अपरिचित हो वो घर के अंदर जा सकता था और अपनी ज़रूरत का सामान उनको दे देता था और वो उनको बना करके, बहुएं उनको बना करके पका करके उन्हें दे देती थी। प्रत्येक चीनी किले से जब लेखक चले तो उन्होंने एक व्यक्ति को 2 चिटे राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। वहां उनका दोस्त था सुमति भिक्षु, बौद्ध भिक्षु था। उसकी पहचान थी और भिखारी के वेश में होने के कारण इनको अच्छी रहने की जगह मिल गई थी। भिक्षु के वेश में थे, इसलिए इनको अच्छी रहने की जगह मिल गई थी। 5 साल के बाद ये लोग इस रास्ते पर लौटे थे। पहले उन्हें रहने की जगह नहीं मिला था और वे एक गरीब की झोपड़ी में ठहरे थे, क्योंकि वे भिखारी नहीं थे बल्कि भद्र यात्री के रूप में थे। अगले दिन राहुल जी और सुमति जी एक विकेट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंचा था। गांव का दोनों तरफ नाम निशान नहीं था और वहां पर हरियाली एकदम नहीं थी। चोर डाकुओं से छिपने की भी कोई जगह नहीं थी। सरकार की नरमी थी, उसके कारण वहां पर अक्सर खून हो जाते थे। कोई कानून नहीं बना था किसी की मारपीट का, हत्या का कोई कानून नहीं बना था। किसी तरह की परवाह लोग नहीं करते थे। जब जिसको चाहा मार दिया और उसका सामान उठा लिया। लेखक को भिक्षु वेश धारण किया हुआ था लेखक ने, तो इसलिए उन्हें चोरी का तो डर नहीं था, लेकिन परंतु ऊंचाई का डर था, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर थे। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण, पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे। उन्हें पहाड़ भी दिखे तो वो हरियाली से युक्त नहीं थे। उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ थोड़ी सी बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा थक गया और पीछे पीछे चलने लगा। आगे जाके मार्ग में उन्हें 2 रास्ते दिखाई पड़े। उनका घोड़ा गलत रास्ते पर मुड़ गया। आगे जाकर जब उन्होंने पूछा, दाहिनी तरफ चला गया था, तो आगे जाकर के उन्होंने पूछा तो उन्हें पता चला कि वो गलत आ गए हैं। उन्होंने फिर अपना रास्ता मोड़ा और फिर वो आए। तो जब आए तो काफ़ी देर हो चुकी थी, तो उनके मित्र जो थे वो सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वो एक अच्छी जगह पर रुकने के लिए उन्होंने उनसे कहा। वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों के टापू से घिरा था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि था। तिंगरी समाधि के आसपास कुछ गांव के लोग जो थे वो सुमति से परिचित थे। वो उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं। उन्होंने ये कहा, लेखक ने, कि जब वो थोंगला पहुंचेंगे तब वो उनको पैसा दे देंगे। फिर क्या था, लेखक के मना करने पर लहासा पहुंचकर जब पैसा देने का वादा उन्होंने कर लिया तो सुमति मान गए और आगे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने सुबह तो चले नहीं थे, दोपहर में चले थे, तो इस कारण कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। पीठ पे अपनी चीजें भी लादे थे, डंडा लिए आगे आगे चल रहे थे। सुमति एक और तो अपने यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने के लिए लेखक से कहा। तिब्बत की जमीन
छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरदारों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ न कुछ खेती जरूर करता था, खुद भी करने के लिए रखता था, जिसके लिए उन्हें मजदूर आसानी से मिल जाते थे, बेगार में मिल जाते थे, अर्थात बिना किसी कुछ लिए हुए वो उनके खेत में काम कर देते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा सा मंदिर भी था जो बौद्ध का मंदिर था। बौद्ध लोग वहाँ पर जा करके पूजा करते थे। उस मंदिर में बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, जिसे पढ़ने में लेखक लग गए और उसको पढ़ने लगे। इसी दौरान सुमति ने फिर इच्छा जाहिर की कि वो जाकर के अपने कुछ यजमानों से मिल लें। लेखक मान गए और उन्हें जाकर यजमानों से मिलने की अनुमति दे दी। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। तिंगरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर वहां पर चल दिए। अब बच्चों, ये लेखक की यात्रा थी, तिब्बत यात्रा। तिब्बत यात्रा थी। इसके दौरान सुमति कौन थे? सुमति लेखक के मित्र थे जो यात्रा के दौरान मिले थे, जो एक मंगोल भिक्षु था। उनका नाम लोब्जरंग शेख था। इसका अर्थ है सुमति, प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति के नाम से पुकारा। लेखक राहुल संस्कृतायन का जन्म जो है वो 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल में हुआ था। आजमगढ़ जिला था और इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और 1963 में इनका देहांत हो गया था। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, इस तरह की इन्होंने, अथातो घुमक्कड़, इस तरह से इन्होंने बहुत सारी यात्रा वृतांत लिखी है। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर आपका, जिसका सारांश मैंने आपको बताया, इसको पढ़िएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें।